हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे द कंजूरिंग मूवी के चैप्टर 3 की। यह एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब द कंजूरिंग मूवी के नए चैप्टर की स्टोरी पर फोकस करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है जुलाई 18, 1981 से, जहां वर्ल्ड फेमस डेमोनोलॉजिस्ट एड और लॉरेन को 8 साल के डेविड नाम के लड़के पर एक्सोरिज्म के लिए बुलाया गया था। दरअसल डेविड एक खतरनाक डिमन से पोजेस्ड था। एक्सोरिज्म करने के बाद सब लोग एक ब्रेक लेते। यहाँ अर्नी नाम का लड़का डेविड को एक कमरे में लेकर आता है, जिससे डेविड कुछ वक्त के लिए आराम कर सके। अर्नी डेविड से कहता है कि डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। वही यह केस एड और लॉरेन के लिए भी डिफिकल्ट था, तो वो फादर गॉर्डन को उनकी मदद करने के लिए यहाँ पर बुलाते हैं। अब दिखाया गया है कि डेविड कमरे में अकेला था, तभी उसे कोई आवाज सुनाई देती है। कोई कमरे का दरवाजा जोर से खटखटा रहा था, जिससे डरकर डेविड बाथरूम में चला जाता है और दरवाजा अंदर से लॉक कर देता है। डेविड बाथटब में बैठा हुआ था। यहाँ ऊपर डेविड को एक क्रीपी हाथ दिखाई देता है, जिसे देखकर डेविड डर जाता है। वही बाथटब के नल अपने आप चालू हो जाते हैं, जिसमें से ढेर सारा खून सीधा डेविड पर आ रहा था। यह सब देखकर डेविड डर के मारे जोर से चिल्लाने लगता है। डेविड की चिल्लाने की आवाज सुनकर सब लोग डेविड के कमरे में चले जाते। डेविड की आवाज बाथरूम से आ रही थी, तो डेविड के डैड दरवाजा तोड़कर अंदर चले जाते। यहाँ सब लोग देखते हैं कि डेविड एक कोने में चुपचाप बैठा हुआ था। अब डेविड के डैड जैसे उसके करीब आते हैं, डेविड अचानक से उन पर हमला करता है। डेविड के पास एक नुकीला कांच का टुकड़ा था। डेविड वो कांच का टुकड़ा उसके डैड के पैर में घुसा देता है। यह एड डेविड को पकड़कर उसे एक टेबल पर लेटा देता है। यह सब एड और लॉरेन का एक टीम मेंबर कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था। अब फादर गॉर्डन डेविड के शरीर में मौजूद उस डीमन को कंट्रोल करने के लिए एक्सोरिज्म शुरू करते। डेविड को सब लोगों ने सख्ती से पकड़ा हुआ था। लॉरेन भी डेविड को छूती है तो उसे एक विजन दिखाई देता है, जिसमें कोई शख्स ब्लैक मैजिक कर रहा था। दूसरी ओर फादर गॉर्डन डेविड पर होली वाटर छिड़कते, जिससे डेविड के शरीर में मौजूद वो डीमन बेकाबू हो जाता है। डीमन उस रिचुअल को रोकना चाहता था, तो वो अपनी पावर से सब चीजें कंट्रोल कर रहा था। यह एक कबाट में रखे बाउल और प्लेट्स हवा में उड़ते हुए सीधा फादर गॉर्डन के सिर पर लगती है, जिससे फादर बेहोश होकर नीचे गिर जाते। पर एड अब भी वो एक्सोरिज्म कंटिन्यू कर रहा था, पर डेविड भी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। वो सबसे छूटकर सीधा एड पर हमला करता है। डेविड एड से कहता है कि मैं तुम्हारी धड़कन रोक दूंगा, और यहाँ डेविड एड की चेस्ट पर अपना हाथ रखता है। डेविड के शरीर में मौजूद वो डीमन खतरनाक था, और उसकी असर से एड की हार्ट बीट स्लो होने लगती है, जिससे एड को हार्ट अटैक आता है। अब एड को बचाने के लिए अर्नी डेविड को रोक लेता है। अर्नी डेविड को किसी भी हाल में उस डीमन से बचाना चाहता था, तो उस डीमन से कहता है कि अगर तुम्हें इंसानी शरीर ही चाहिए तो तुम डेविड को छोड़ दो और मेरे शरीर में दाखिल हो जाओ। यहाँ वो डीमन डेविड के शरीर को छोड़कर सीधा अर्नी के शरीर में चला जाता है, और यह सब एड ने देख लिया था। एड भी उस हार्ट अटैक की वजह से बेहोश हो जाता है, और यहाँ सिर्फ वही जानता था कि वो डीमन अब अर्नी के शरीर में है। यह था द कंजूरिंग द डेविल मेड मी टू डू इट मूवी का इंट्रो सीन। नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि सब लोग सिटी हॉस्पिटल में थे। यहाँ डॉक्टर आकर लॉरेन से कहता है कि एड को एक मेजर हार्ट अटैक आया था, जिससे उसकी हार्ट बीट स्लो हो चुकी है, और अभी श्योरिटी के साथ मैं कुछ नहीं कह सकता। हम सब मिलकर एड की इमरजेंसी ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, और जितना हो सके उतना जल्दी उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। यह सुनकर लॉरेन काफी अपसेट हो जाती है। इतने सालों बाद एड और लॉरेन का एक पावरफुल डीमन से सामना हुआ था। अब नेक्स्ट सीन में अर्नी को दिखाया गया है। अर्नी से मिलने डेविड की सिस्टर डेबी आई थी। दरअसल अर्नी और डेबी एक दूसरे को चाहते थे, और सब लोग इस रिलेशन से खुश थे। जब से डेविड की तबीयत खराब हुई थी, तब से अर्नी भी उनके साथ उसी घर में रह रहा था। अब डेविड की मॉम खाना बना रही थी। यह डेबी अर्नी को फ्रिज से मीट लाने के लिए कहती है। अर्नी घर में आकर फ्रिज से मीट निकालता है, पर तभी उसे वहां पर कोई आवाज सुनाई देती है। यह एक बॉक्स नीचे गिर जाता है। उस बॉक्स में से एक चूहा निकलकर स्टोर रूम के अंदर एक छोटे हॉल में चला जाता है। अर्नी वहां जाकर उस हॉल में देखता है तो उसे वहां पर कोई नजर नहीं आता। अब यहाँ जैसे ही अर्नी पीछे मुड़ता है तो वहां पर एक औरत उस पर हमला करती है, जिससे अर्नी नीचे गिर जाता है। वो औरत भी वहां से गायब हो चुकी थी। दूसरी ओर सिटी हॉस्पिटल में फादर गॉर्डन एड और लॉरेन से मिलने आए थे। गॉर्डन लॉरेन से कहते हैं कि
कि तुम घर जाकर आराम करो, मैं थोड़ी देर एड के पास रुकता हूँ। पर लॉरेन फादर गॉर्डन से कहते हैं कि एड ही मेरी दुनिया है और मैं एड के पास ही रहना चाहती हूँ। लॉरेन फादर से कहते हैं कि आज से 30 साल पहले वो एड से मिली थी। पहली नजर में वो एक दूसरे को चाहने लगे थे और एक दिन बारिश हो रही थी। उसी दिन एड ने लॉरेन को एक खास जगह पर प्रपोज किया था। लॉरेन कहते हैं कि वो हम दोनों के लिए एक खास पल था जो हम कभी नहीं भूल सकते। अब नेक्स्ट सीन में अर्नी को दिखाया गया है जो एक पेट शॉप पर आया था। उस पेट शॉप का ओनर ब्रूनो नाम का बंदा था और डेबी उसी पेट शॉप में काम करती थी। वैसे अर्नी और ब्रूनो भी एक दूसरे को जानते थे। दूसरी ओर हॉस्पिटल में एड को होश आ गया था। वो लॉरेन को अपने पास बुलाता है और कहता है कि अब भी खतरा नहीं टला, अब भी सब खतरे में है। पर लॉरेन कहती है कि उस रात डीमन डेविड के शरीर से चला गया था, अब डरने की कोई जरूरत नहीं। पर एड लॉरेन से कहता है कि वो डीमन अब भी वहीं पर है। उस रात डीमन डेविड के शरीर से निकलकर अर्नी के शरीर में चला गया था और अब तक उस डीमन ने अर्नी के शरीर पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया होगा। दूसरी ओर ब्रूनो अर्नी को अपने नए स्टूडियो स्पीकर दिखा रहा था। यह लाउड म्यूजिक बज रहा था। उसी वक्त लॉरेन भी डेबी को वार्न करने के लिए कॉल कर रही थी, पर लाउड म्यूजिक की वजह से किसी को कॉल की रिंग नहीं सुनाई देती। तो लॉरेन पुलिस स्टेशन पर कॉल करके उन्हें उस पेट शॉप में जाने के लिए कहती है। दूसरी ओर अर्नी पूरी तरह से पोजेस्ड हो चुका था। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई डीमन डेबी को मारना चाहता है, तो वो डेबी को लेकर वहां से भाग रहा था। पर भागते हुए अर्नी नीचे गिर जाता है। यह दरअसल ब्रूनो अर्नी के करीब आ रहा था, पर अर्नी डीमन के वश में था और उसे यही लग रहा था कि डीमन उसकी ओर आगे बढ़ रहा है। अब अर्नी बिना सोचे समझे ब्रूनो पर चाकू से वार करता है। अर्नी ने चाकू से ब्रूनो को बैक टू बैक 22 बार स्टेप किया था। वहां हर जगह खून फैल चुका था। वही पुलिस ऑफिसर भी कार लेकर ब्रूनो की पेट शॉप की ओर जा रहा था। तभी ऑफिसर को रास्ते में अर्नी दिखाई देता है। ऑफिसर अर्नी को रोकता है। यहाँ अर्नी के हाथ और उसके कपड़े खून से लथपथ थे। अर्नी अभी डीमन के वश में नहीं था, तो वो खुद ऑफिसर से कहता है कि शायद मैंने किसी को अभी मार डाला है। वेल, शहर में पहली बार किसी शख्स की इतनी बेरहमी से हत्या हुई थी, तो ब्रूनो की मौत की खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी। अब एड और लॉरेन अर्नी से मिलने जेल में आते। वो अर्नी को बाइबल पढ़ने के लिए कहते हैं, जिससे उन्हें पता चल सके कि अर्नी अब भी उस डीमन के वश में है या नहीं। अर्नी आसानी से बाइबल पढ़ रहा था। इसके बाद एड और लॉरेन अर्नी की लॉयर से मिलते। वो उस लॉयर से कहते हैं कि यह मर्डर अर्नी ने नहीं किया, वो पोजेस्ड था और यह मर्डर अर्नी के शरीर में मौजूद उस डीमन ने किया है। पर लॉयर कहते हैं कि कोर्ट सबूत मांगता है और वहाँ हर जगह एडी के फिंगरप्रिंट्स थे। अब सब जानते हैं कि यह मर्डर उसी ने किया है। डेट मीन्स लॉयर को नहीं लगता था कि यह काम डीमन का था। अब एड लॉयर को यकीन दिलाने के लिए अपने घर डिनर पर बुलाता है और वहाँ वो लॉयर को डिमोनिक सबूत दिखाता है, जिसके बाद लॉयर को भी यकीन हो जाता है कि यह मर्डर एक डीमन ने किया था। अब दूसरे दिन कोर्ट में जज अर्नी पर लगाए गए मर्डर चार्ज की बात करते हैं, पर अर्नी की लॉयर जज से कहते हैं कि यह मर्डर अर्नी ने नहीं किया। दरअसल अर्नी पोजेस्ड था और यह मर्डर उस वक्त उसके शरीर में मौजूद एक डीमन ने किया है। वेल, लॉयर की ऐसी बात सुनकर कोर्ट में सब लोग चौंक जाते। कोर्ट रूम के बाहर अर्नी की लॉयर एड और लॉरेन से कहते हैं कि अर्नी को मौत की सजा जरूर मिलेगी। अब उसकी जिंदगी तुम दोनों के हाथ में है। अब एड और लॉरेन डेविड के घर आते। वो एक्सोरिज्म वाला वीडियो देख रहे थे। डेबी भी उन्हें सारी बात बताती है। उनकी फैमिली एक नए घर में शिफ्ट हुई थी। डेविड भी उस घर में सारे कमरे देख रहा था। घूमते हुए डेविड एक कमरे में आता है। वहाँ पर एक बड़ा बेड था। बेड की मैट्रेस पानी से भरी हुई थी और डेविड उस बेड पर कूद रहा था। पर यहाँ डेविड को ऐसा लगता है कि जैसे कोई बेड के अंदर से उसे देख रहा है। तभी उस बेड से एक हाथ निकलकर डेविड को पकड़ लेता है और उसे भी बेड के अंदर खींचने की कोशिश करता है। डेविड इस बारे में सबको बताता है, पर कोई डेविड की बातों पर यकीन नहीं करता। सबको यही लगता है कि शायद डेविड नई जगह आने की वजह से डर गया होगा। अब लॉरेन वो कमरा देखना चाहती थी, तो डेबी उन्हें उस कमरे में लेकर आती है। वो बेड पानी की वजह से डैमेज हो गया था, तो उसे वहां से हटा दिया गया था। एड जहां पर वो बेड रखा गया था वहां जाकर देखता है तो नीचे फ्लोर पर ब्लैक धब्बे के निशान थे और यह निशान उस बेड की वजह से नहीं हुए थे। अब सच्चाई जानने के लिए लॉरेन घर के पिछले दरवाजे से नीचे एक स्टोर रूम में आती है। घर लेने के बाद डेविड के घर से कोई उस स्टोर रूम में नहीं गया था।
को स्टोर रूम के कोने में कपड़े से कवर की गई एक चीज दिखाई देती है। लॉरेन वो कपड़ा हटाती है तो वहां पर एक डेमोनिक आइडल था, यानी कि इस डेमोनिक आइडल के जरिए किसी ने यहाँ पर काला जादू किया था और यह डेमोनिक आइडल बिल्कुल उस बेड वाली लोकेशन के नीचे था। लॉरेन उस आइडल के कुछ फोटोज कैप्चर करती है। अब लॉरेन और एड इस डेमोनिक आइडल के बारे में फादर गॉर्डन से डिस्कस कर रहे थे। फादर गॉर्डन यह आइडल देखकर कहते हैं कि मैं एक शख्स को जानता हूँ जो ऐसे खतरनाक ब्लैक मैजिक के बारे में सब जानता है। लॉरेन भी कहते हैं कि किसी ने इस घर पर काला जादू किया है और उसी ने डेविड को अपना टारगेट बनाया और काला जादू जानने वाला शख्स इसी तरह डीमन को बुलाकर कर्ज करता है। यह सुनकर फादर गॉर्डन एड और लॉरेन से कहते हैं कि तुम दोनों अभी उस शख्स से मिलने निकल जाओ। उनका नाम फादर कैस्नर है और मुझे पूरा यकीन है कि वो इस केस में हमारी जरूर मदद करेंगे। एड और लॉरेन फादर कैस्नर के पास आते और उन्हें उस डेमोनिक आइडल की तस्वीर दिखाते। तस्वीर देखकर कैस्नर कहते हैं कि यह एक बेहद ही खतरनाक ब्लैक मैजिक है। फादर कैस्नर एड और लॉरेन को बेसमेंट में लेकर आते और यहाँ वो कहते हैं कि जब मैंने डिस्प्ले ऑफ रैम को स्टडी किया तब मुझे इन चीजों के बारे में पता चला और ब्लैक मैजिक करने वाला शख्स डीमन के जरिए यह गिलोने काम करते थे जिससे उनकी पावर बढ़ती थी। डेट मीन्स किसी शख्स ने डीमन से डील की थी, पर अब तक कोई नहीं जानता था कि आखिर वो शख्स कौन है। एड और लॉरेन अब घर आ चुके थे, तभी उनका एक टीम मेंबर उन्हें कॉल करता है। वो एड से कहता है कि डेनवर के एक डिटेक्टिव ने यह डेमोनिक आइडल देखा है और वो तुम दोनों से इस आइडल के बारे में बात करना चाहता है। अब एड और लॉरेन उस डिटेक्टिव से मिलने डेनवर आते। डिटेक्टिव उन्हें कहता है कि जेसिका और कैटी नाम की दो खास फ्रेंड पिछले 4 महीनों से मिसिंग थी, पर जंगल में कुछ दिन पहले हमें कैटी की डेड बॉडी मिली। कैटी पर भी ठीक ब्रूनो की तरह चाकू से 22 बार स्टैब किया गया था। डिटेक्टिव कहता है कि हमें अब भी जेसिका की कोई डिटेल नहीं मिली। डिटेक्टिव एड और लॉरेन को उस डेमोनिक आइडल की तस्वीर दिखाता है जो उन्हें कैटी की लाश के करीब मिली थी और यह आइडल बिल्कुल डेविड के घर से मिले आइडल के जैसा था, यानी कि यह ब्लैक मैजिक भी उसी शख्स ने किया था। यह डिटेक्टिव ने लॉरेन और एड के बारे में काफी सुना था, पर उसे भूत प्रेत जैसी चीजों में कोई बिलीव नहीं था, तो वो लॉरेन के सामने 3 चाकू रखता है जिसमें से एक चाकू से कैटी को मारा गया था। यह लॉरेन बड़ी आसानी से बता देते हैं कि किस चाकू से कैटी को मारा गया था। अब डिटेक्टिव एड और लॉरेन को उस लोकेशन पर लेकर आता है जहां उन्हें कैटी की लाश मिली थी। यह लॉरेन अपनी पावर से देख रही थी कि आखिर वहां पर क्या हुआ था। उस वक्त रात थी और कैटी और जेसिका भी वहीं पर थे। यह कैटी जेसिका को एक ब्रेसलेट पहनाती है। उसी वक्त जेसिका एक खतरनाक डीमन द्वारा पोजेस्ड हो जाती है और जेसिका कैटी पर बैक टू बैक चाकू से वार करती है। जेसिका ने चाकू से 22 बार स्टैब करके कैटी को मार डाला था। लॉरेन भी यह सब देख रही थी। कैटी को मारने के बाद जेसिका वहां से भागने लगती है। यह लॉरेन भी अपने विजन में जेसिका का पीछा कर रही थी। अब लॉरेन वहां से नीचे गिरने ही वाली थी, तभी राइट टाइम पर एड उसे बचा लेता है। लॉरेन एड से कहते हैं कि जेसिका की बॉडी नीचे पानी में है और उसी ने डीमन के वश में आकर अपनी फ्रेंड कैटी को मार डाला था। अब छानबीन करने पर पुलिस को भी उसी जगह से जेसिका की डेड बॉडी मिल जाती है। डिटेक्टिव भी वो केस फाइल लॉरेन और एड को देता है जिससे वो भी यह केस सॉल्व करने में उनकी मदद कर सके। अब एड और लॉरेन डेनवर में एक मोटेल में रुके हुए थे, तभी डेबी उन्हें कॉल करती है। डेबी कहती है कि डीमन एडी को सुसाइड करने के लिए कह रहा है। यह सुनकर एड डेबी को प्रिजन गार्ड फादर चैपलिन को कॉल करने के लिए कहता है और उन्हें यह कहने के लिए कहता है कि वो अर्नी को 22 घंटे सुसाइड वॉच पर रखे। अब उसी प्रिजन में एक गार्ड अर्नी की कंडीशन जानता था, तो वो अर्नी को एक हॉली वाटर से भरी बोतल देता है और उसे गॉड में बिलीव करने के लिए कहकर वहां से चला जाता है। अब मोटेल रूम में लॉरेन एड से कहते हैं कि यह एक कर्ज है और कर्ज को तोड़ा भी जा सकता है। अगर हम किसी तरह जेसिका की बॉडी तक पहुंच जाए तो हमें वहां से जरूर कोई क्लू मिलेगा। वही दूसरी ओर अर्नी जेल में बैठा हुआ था। उसे भी फील हो रहा था कि वो शैतानी साया उसके करीब है, तो उस बोतल के हॉली वाटर से अपने चारों ओर एक सर्कल बना देता है और गॉड को प्रे करने लगता है। दूसरी ओर एड और लॉरेन फ्यूनरल होम में आते हैं जहाँ दरवाजा लॉक था और उसी जगह पर जेसिका की डेड बॉडी रखी गई थी। एड वो लॉक खोल देता है। दोनों अंदर आते तो उन्हें जेसिका की डेड बॉडी एक टेबल पर रखी हुई मिलती है। लॉरेन जेसिका के हाथ को पकड़कर सच्चाई जानने की कोशिश करती है। विजन में लॉरेन को एक औरत दिखाई देती है। वो औरत यहाँ पर फिर से काला जादू कर रही थी। दरअसल एक औरत अर्नी को उस डीमन के जरिए सुसाइड करवाना चाहती थी और यहाँ वो वही रिचुअल कर रही थी।
उसी रिचुअल की असर से जेल में अर्ली होली वाटर वाली कांच की बोतल को तोड़ देता है और उसी कांच से वो अपने हाथ की नस काटने ही जा रहा था, पर तभी लॉरेन उस औरत को विजन में ही रोक देती है। अब लॉरेन की आवाज सुनकर वो औरत रिचुअल कंप्लीट नहीं कर पाती, जिससे अर्ली भी मरने से बच जाता है। पर उसी वक्त एक लाश मुर्दाघर में खड़ी होकर लॉरेन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। दरअसल ब्लैक मैजिक कर रही औरत उसकी रिचुअल में रुकावट बनने वाली लॉरेन को रोकना चाहती थी, तो उसी ने उस डेड बॉडी को कंट्रोल किया हुआ था। पर यहाँ एड राइट टाइम पर लॉरेन को वहां से हटा देता है, जिससे लॉरेन का विजन भी टूट जाता है, जिससे उस औरत का भी डेड बॉडी से कंट्रोल चला जाता है और राइट टाइम पर एड लॉरेन को बचा लेता है। अब एड और लॉरेन डेबी से मिलने आते हैं। यहाँ उनका टीम मेंबर भी आया था। वो लॉरेन और एड को एक बुक दिखाता है जिसमें उसी रिचुअल के बारे में लिखा हुआ था। इस रिचुअल को कंप्लीट करने के लिए 2 ह्यूमन सैक्रिफाइस यानी कि 2 इंसानों की बलि देनी पड़ती है, जिसमें एक का मर्डर और दूसरे का सुसाइड होना जरूरी था। यहाँ फिर से एड को हार्ट अटैक आता है और वो बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने घर पर था, पर वहां पर लॉरेन नहीं थी। वही एड को घर में वही औरत दिखाई देती है जो यह सब लोगों पर ब्लैक मैजिक कर रही थी। वो औरत एड से कहती है कि तुम और लॉरेन जरूरत से ज्यादा मेरे बारे में जान चुके हो। इतना कहकर वो औरत वहां से गायब हो जाती है और यहाँ एक डरावनी स्पिरिट एड पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। अब एड वहां पर उस स्पिरिट पर चाकू से हमला करने ही वाला था, तभी डेबी और उसका टीम मेंबर उन्हें रोक लेता है, क्योंकि एड किसी स्पिरिट पर नहीं पर लॉरेन पर चाकू से वार करने वाला था। वही एड भी देखता है कि वो लॉरेन को मारने वाला था और यह सब वो औरत उसे करवा रही थी। अब यह सब ब्लैक मैजिक के बगैर पॉसिबल नहीं था। यहाँ टेबल पर उन्हें एक फूलदानी दिखाई देती है जिसमें रखे गए फूल सूख चुके थे। एड उस फूलदानी को तोड़ देता है तो उसमें से ठीक वैसा ही डेमोनिक आइडल मिलता है जैसा डेविड के घर पर और जंगल में कैटी के लाश के करीब मिला था। डेट मीन्स वो औरत एड को भी पोजेस करना चाहती थी। सिचुएशन में सिर्फ फादर कैशनर ही लॉरेन की मदद कर सकते थे। लॉरेन डेबी को अर्नी के पास रुकने के लिए कहती है और वो अकेली फादर कैशनर के पास आती है। दूसरी ओर एड और उसका टीम मेंबर क्लू ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। वही डेबी जेल में फादर चैपलिन को लेकर एडी के पास आती है। लॉरेन भी फादर कैशनर को वो बुक देती है जिसमें उसी रिचुअल के बारे में लिखा हुआ था। बुक देखकर फादर कैशनर लॉरेन से कहते हैं कि यह कर्ज पूरा करने के लिए 3 सैक्रिफाइस देनी पड़ती है। पहली एक छोटे लड़के की, दूसरी एक सच्चे प्रेमी की और तीसरी गॉड में बिलीव करने वाले शख्स की। इन तीनों की बलि से ही यह रिचुअल कंप्लीट होता है, क्योंकि यह गॉड का बना हुआ सर्कल है, प्योरिटी, लव और फेथ। डेट मीन्स उस औरत का तीसरा टारगेट एड था, क्योंकि वो भी गॉड में दिल से बिलीव करता था। यहाँ फादर कैशनर लॉरेन को एक सीक्रेट बात बताते कि जो औरत यह काला जादू सब लोगों पर कर रही है वो दरअसल उनकी ही एडॉप्टेड बेटी है। उसकी माँ उसे जन्म देते ही मर चुकी थी। फादर कैशनर लॉरेन से कहते हैं कि जब मैं प्रीस्ट था तब मैं काले जादू से रिलेटेड किताबें ज्यादा पढ़ता था। यह सब देखकर उसकी बेटी को भी इन सब में इंटरेस्ट होने लगा। कैशनर कहते हैं कि मेरी बेटी अकेले ही घर के नीचे टनल्स में घूमती थी, तो शायद वो जिस खास टेबल पर यह रिचुअल कर रही है वो भी उसी टनल में कहीं होगा। अगर वो टेबल तोड़ दिया जाए तो उसका कर्ज भी खत्म हो जाएगा। कैशनर लॉरेन से यह भी कहते हैं कि मुझे लगा कि किसी तरह मैं अपनी बेटी को सच्चाई के रास्ते पर ले आऊंगा, पर मैं नाकाम रहा। अब हमें किसी तरह उसे रोकना होगा। अब उसी वक्त लॉरेन को महसूस होता है कि वो औरत यहाँ पर आ चुकी है, तो फादर कैशनर लॉरेन को एक दरवाजे से टनल के रास्ते नीचे भेज देते और वो दरवाजा बंद कर देते। यहाँ फादर कैशनर की बेटी भी आ चुकी थी। दरअसल फादर कैशनर के पास एक गन थी जिससे वो अपनी बेटी को मारने वाले थे, पर उसे पता चल गया था तो वो एक चाकू से फादर कैशनर का गला काट कर उन्हें मार देती है। तो लॉरेन भी वो रिचुअल वाला टेबल टनल में ढूंढ रही थी। लॉरेन को वो टेबल मिल गया था, पर वो बहुत भारी था। लॉरेन वो टेबल डिस्ट्रॉय करना चाहती थी, पर तभी वो औरत भी वहां पर आ जाती है। दूसरी ओर एड भी लॉरेन की मदद करने के लिए फादर कैशनर के घर आता है, पर उसे बाहर टनल के गेट से लॉरेन की आवाज सुनाई देती है, तो एड उस गेट का लॉक तोड़कर टनल में आ जाता है। वही उस औरत ने लॉरेन को पकड़ लिया था और वो चाकू से उस पर वार करने ही जा रही थी, पर तभी लॉरेन को पास में पड़ा हुआ एक पत्थर दिखाई देता है। लॉरेन पत्थर से उस औरत पर वार करती है और वहां से भाग जाती है। वही एड भी टनल में आकर लॉरेन का नाम लेकर उसे पुकार रहा था, तभी वो औरत लॉरेन का रूप लेकर एड के पास आकर उस पर ब्लैक मैजिक करती है, जिससे एड पोजेस्ड हो जाता है। वही लॉरेन भी अब एड के पास आ चुकी थी, पर यह एक डीमन से पोजेस्ड हो चुका था। वो लॉरेन को नहीं पहचान पाता और वो एक हथौड़े से लॉरेन को मारने की कोशिश करता है।
दूसरी ओर वो औरत भी अर्नी को खत्म करने के लिए अपनी रिचुअल शुरू करती है, जिससे अर्नी भी पोजेस होने लगता है। वहाँ फादर चैपलिन बाइबल पढ़कर अर्नी को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी ओर टनल में लॉरेन एड को उस डीमन के साए से बाहर निकलने के लिए कहता है, पर अब एड पर उसका कंट्रोल नहीं था। वो बस लॉरेन को मारना चाहता था। वही अर्नी भी अब उस डीमन के वश में था और वो बेड से निकलकर हवा में उड़ रहा था। डीमन ने अपनी पावर से वहाँ की सभी खिड़कियां तोड़ दी थी। अब उसी खिड़की के एक नुकीले कांच से अर्नी अपना गला काटकर सुसाइड करना चाहता था, पर डेबी ने अर्नी के हाथ को पकड़े रखा था। पर फिर भी वो अब ज्यादा वक्त तक अर्नी को नहीं रोक सकती थी। दूसरी ओर लॉरेन भी भागते हुए उसी रिचुअल टेबल के पास आ जाती है। यह लॉरेन आखिरी बार एड को उस डीमन के कंट्रोल से निकालने की कोशिश करती है। लॉरेन एड को वो पल याद दिलाती है जब एड ने लॉरेन को प्रपोज किया था। यह एड को भी सब याद आने लगता है। एड वहां लॉरेन को पहचान लेता है और उस हथौड़ी से उस रिचुअल वाले बड़े टेबल को तोड़ देता है, जिससे उस औरत का कर्ज वहीं पर खत्म हो जाता है। रिचुअल वाला टेबल टूटते ही अर्नी भी होश में आ जाता है। डीमन उसके शरीर से चला गया था। अर्नी भी अब पहले की तरह नॉर्मल हो गया था। वही टनल में एड और लॉरेन खड़े थे। तभी वो औरत वहां पर आती है, पर उस औरत की हालत खराब होने लगती है। उसके हाथ और पैर मुड़ने लगते। कोई पावरफुल स्पिरिट उसका यह हाल कर रही थी। वहां पर एक डीमन उसी औरत के रूप में वहां पर आता है और उसकी गर्दन मरोड़ कर उसे मार डालता है। दरअसल उस औरत ने अपनी रूह का सौदा उस डेविल से किया था और सौदे के मुताबिक उसे रिचुअल से 3 लोगों की कुर्बानी देनी थी, पर एड ने वो टेबल तोड़ दिया, जिससे उस औरत का रिचुअल भी अधूरा रह गया। जिससे सौदे के मुताबिक डेविल ने उस औरत की रूह खींच ली, जिससे वो मर गई। अब एड और लॉरेन उस टनल से बाहर आ चुके थे। अब उन्हें कोई खतरा नहीं था, सब लोग सेफ थे। वही पुलिस टीम भी वहां पर आ जाती है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि कोर्ट में अर्नी पर सुनवाई हो रही थी। जज अर्नी को 5 साल की सजा देता है। 5 साल के बाद जेल से रिहा होकर अर्नी डेबी से शादी कर लेता है और तब से अब तक वो दोनों एक साथ है। वही एड भी लॉरेन की आंखें बंद करके उसे गार्डन में ले आता है। गार्डन में वही गजीबो था जहाँ पर एड ने लॉरेन को प्रपोज किया था, जिसे देखकर लॉरेन खुश हो जाती है। वेल, इसी हैप्पी एंडिंग के साथ द कंज्यूरिंग मूवी का चैप्टर 3 खत्म हो जाता है। 2021 में रिलीज हुई द कंज्यूरिंग मूवी के चैप्टर 3 को IMDb पर 6.8 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वही रोटन टोमेटो पर इसे 61% एंड ऑडियंस स्कोर 86% मिला है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।